हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू सी आई अकेडमी। और वेलकम तो करना ही बनता है आप लोगों का, क्योंकि वेलकम भी ना करूँगी तो फिर कैसे पढ़ोगे। नहीं, बहुत सारा मक्खन लगाना पड़ता है ना आप लोगों को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत बहुत चीज़ें हैं, है ना। तो आज हम ना बायोलॉजी का ना रेस्पिरेशन वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमने डाइजेशन, स्टमक वगैरह पे देख लिया था, सेल वगैरह, टिश्यू वगैरह पे देख लिया था, प्लांट से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखा हुआ है हमने। फिजिक्स वाले भी बहुत सारे क्लासेस हुई हैं, केमिस्ट्री पे भी हुई हैं। तो जब तक कि एडीओ का एग्जाम हो नहीं जाता तब तक का हमारा ये साइंस का सीरीज जो था, जो मैंने कहा था कि चलता रहेगा, तो वो चलेगा, है ना। वो बंद नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा पीवाईक्यू हम छान मार रहे हैं, सारे तरह के क्वेश्चन छान मार रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं विच द ये पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना। क्या है? द प्लूरा इज अ डबल मेम्ब्रेनस लेयर दैट सराउंड्स विच ऑर्गन। तो जो प्लूरा नाम का, ये जो प्लूरा नाम का एक हमारा डबल मेम्ब्रेन लेयर है, वो किस ऑर्गन यानी कि कौन सा अंग जो है ना, को घेरता है, मतलब सराउंड किए हुए है। तो यहाँ पे आपको ऑर्गन का नाम बताना है कि कौन से ऑर्गन को सराउंड करता है। लाइक क्या बोल रहा है, प्लूरा एक द्विझिल्लीदार परत है जो किस अंग को घेरती है, तो अंग का नाम आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? हार्ट यानी कि हृदय, लंग्स यानी कि फेफड़े, लीवर, यकृत या और किडनीज, वृक्क, ठीक है। तो हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऐसे ही आप ये इन सबको तो आप क्रॉस करके एलिमिनेट कर रहे हो, लीवर और किडनी को, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनका क्या काम है ना। तो हम लंग्स या हार्ट की बात करेंगे, तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंग्स। लंग्स विल बी द आंसर, लंग्स हो जाएगा, क्योंकि लंग्स के ही चारों ओर ये सराउंड करके, घेर के होता है, ठीक है। द प्लूरा इज अ डबल लेयर सीरस मेम्ब्रेन। ये आपको याद रखना है, जो प्लूरा है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। दैट प्रोटेक्ट द लंग्स एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो जब भी हम सांस लेते हैं ना, तो हमारे लंग्स में जो फ्रिक्शन होता है एक दूसरे के साथ, तो उसमें कोई इंजरी ना हो जाए लंग्स के ऑर्गन्स में, किसी तरीके की किसी भी तरीके की इंजरी जिससे हमें प्रॉब्लम हो, उस चीज से बचाने के लिए ये मेम्ब्रेन होता है, उसमें बाहरी परत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा। और वो क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। प्लूरा एक दोहरी परत वाली सीरस झिल्ली है जो फेफड़ों की रक्षा करती है और सांस लेने के दौरान घर्षण को कम करती है। घर्षण कम करने का मतलब क्या है? फ्रिक्शन को कम कर रहा है, यानी फ्रिक्शन जो हो रहा है उसमें थोड़ी कमी ला रहा है, ताकि इंजरी जैसी चीजें ना हो। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को, यानी जो खाना होता है उसको किसमें? विंड पाइप में जाने से, क्योंकि विंड पाइप में खाना चला जाए सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो कौन सी संरक्षण भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है? श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। कौन सा वो संरचना है हमारे बॉडी में जो श्वास नली में, यानी कि विंड पाइप में खाना नहीं जाए, उससे रोकती है? क्या हो जाएगा? ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र, फेरेंक्स यानी कि ग्रसनी। क्या हो जाएगा? इसकी पिक्चर देखना चाहोगे? हाँ, ऐसे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एपिग्लॉटिस। क्या हो जाएगा? एपिग्लॉटिस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी पिक्चर देखना चाहोगे? मैं ना भूल गई दिखाते कैसे हैं। ट्राइंग। ये जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। मैं इस पे ना ड्रॉ नहीं कर सकती, आप समझ जाओ, ठीक है। ये
ये आपका एपिग्लॉटिस है, ठीक है, ये मैं दिखाना चाह रही थी। ये आपका वोकल कॉर्ड हो गया यहाँ पे, ये ग्लॉटिस हो गया, ये सब ग्लॉटिस हो गया, और ये सुप्राग्लॉटिस हो गया। ये पूरा जो ये पार्ट है ये लैरिंग्स का ही पार्ट होता है, सारा ये लैरिंग्स का ही पार्ट होता है ना। एपिग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड, ग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस, ये लैरिंग्स का ही पार्ट होता है। तो ये आपको ये मैंने आपको दिखा दिया ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपिग्लॉटिस। The epiglottis is a cartilaginous flap that covers the glottis during swelling। यानी कि एपिग्लॉटिस एक उपास्थि युक्त फ्लैप है जो निगलने के दौरान ग्लॉटिस को ढक देता है। तो ग्लॉटिस को ढक देता है, इससे क्या होता है कि विंड पाइप में खाना नहीं जाता है, ठीक है। चलो, इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इज। एयर पैसेज का करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ये आपको इसमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। कॉल आ रहा है, पता नहीं किसका। तो क्या हो जाएगा, मतलब मैच द फॉलोइंग नहीं, आपको एक समझो कि आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर रहे हो कि क्या होगा। इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मानव श्वसन मार्ग में वायु मार्ग का सही क्रम क्या है, यानी कि करेक्ट सीक्वेंस बता रहा है। शुरू से लेके अंत तक का जो सीक्वेंस होता है, क्रम जो होता है, वो आपको बताना है। पहला क्या है, नसल कैविटी, फिर क्या है लैरिंग्स, फिर क्या है फेरिंग्स, फिर क्या है ट्रैकिया, है ना, फिर क्या है अल्वेओली। तो पहला ऑप्शन में क्या है, पहला नसल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, और फिर क्या है अल्वेओली, यानी कि नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, ग्रसनी, श्वास नली, और फिर क्या है अल्वेओली। ये पहले ऑप्शन का है। दूसरा ऑप्शन में क्या है, नसल कैविटी है ना, फेरिंग्स, फिर इधर का लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर क्या है अल्वेओली, फिर क्या है अल्वेओली, है ना, यानी कि नासिका छिद्र, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली और अल्वेओली। ये आपका बी ऑप्शन है, याद रखना है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में क्या है, सी में पहले लैरिंग्स है। तो एक बात बताओ, डायरेक्ट यहाँ पे आता है, यहाँ से गिनती होगी क्या? यहाँ से ही सांस जा रही है ना, तो पहले तो यहाँ से गिनती होनी चाहिए, नसल कैविटी से गिनती होनी चाहिए ना। तो हमारा सी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ लैरिंग्स से शुरू ही कर रहा है। डी वाला देखते हैं। डी में क्या है, नसल कैविटी, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स और अल्वेओली। तो ट्रैकिया के बारे में पता है कि ट्रैकिया जो है वो फेरिंग्स और लैरिंग्स के पहले नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब हम क्या देखेंगे, ए होगा कि बी होगा? ए या बी में से आपको आंसर बताना है, ठीक है, ए या बी में से आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। देखो, एयर फ्लोज फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, जो हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं वहां से एयर फ्लो करता है, टू द फेरिंग्स में जाता है, देन थ्रू द लैरिंग्स, फिर लैरिंग्स में जाता है, इनटू द ट्रैकिया। समझ आ रही है बात? यानी कि वायु नासिका छिद्र से ग्रसनी में, फिर स्वर यंत्र के माध्यम से श्वास नली में प्रवाहित होती है। श्वास नली यानी कि ट्रैकिया। चलो, द सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज इज इन द ह्यूमन ट्रैकिया आर मेंट टू। मानव श्वास नली में सी आकार के उपस्थित के छल्ले किसके लिए होते हैं, वो क्यों होते हैं? सी शेप का जो रिंग बना होता है हमारे ट्रैकियाज में इस तरीके का, वो क्यों बना होता है? प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, यानी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, या फिर फैसिलेट गैस एक्सचेंज, गैस के एक्सचेंज के लिए, मतलब गैस विनिमय की सुविधा के लिए। तीसरा क्या है, प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, श्वास नली को मतलब उचकने नहीं दे रहा है, उससे रोक रहा है। फिर डी क्या है, फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको फिल्टर करने के लिए। तो ये ना थोड़ा दिमाग भी लगाओ, अगर इसके बारे में नहीं मालूम है तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग भी लगाओ कि क्या आंसर होना चाहिए।
क्या आंसर होना चाहिए इसका? मेरी खांसी की भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। तो जो रिंग्स होते हैं ना बने हुए, सी शेप के जो रिंग्स होते हैं ट्रैकिया यानी कि श्वास नली में जो सी शेप के ऐसे रिंग बने हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोलैप्स होने से बचाते हैं, कोलैप्स होने से बचाते हैं, है ना, ट्रैकिया को, कि वो जैसे ट्रैकिया एक विंड पाइप है तो वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है, उससे बचाते हैं। क्या हो जाएगा? दिस कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू कीप द एयरवे ओपन इवन अंडर प्रेशर, है ना, यानी कि ये उपस्थित युक्त छल्ले वायु मार्ग को दबाव में भी खुला रखने के लिए संरक्षणात्मक सहायता प्रदान करते हैं। अब उतना हिंदी है, मतलब पढ़ने में ही दिक्कत हो जाती है मेरे को। Which organ is known as the sound box of the human body? मतलब कि क्या बोल रहा है, मानव शरीर के किस अंग को साउंड बॉक्स के रूप में जाना जाता है? ये तो बहुत आसान है। साउंड बॉक्स के रूप में किसको जाना जाता है? फेरिंग्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स या ब्रोंकाई? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? श्वसनी, लैरिंग्स स्वर यंत्र, ट्रैकिया श्वास नली, फेरिंग्स ग्रसनी। क्या हो जाएगा? अरे क्या बोल रहा है यहाँ पे? साउंड बॉक्स हमने देखा था, क्या हो जाएगा? लैरिंग्स स्वर यंत्र, स्वर साउंड स्वर, कुछ समझ आ रहा है? रिलेट भी कर पा रहे हैं, है ना आंसर को? कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा ना जिनके लिए मतलब कि है ना हिंदी में नहीं पढ़ते हैं लोग, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो कभी कभी होता है ना कि आपको अगर क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है या ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा ना हिंदी वाला पढ़ के भी ना एलिमिनेट करने की कोशिश करना, क्योंकि ना कभी कभी हिंदी वाले शब्द से ना सिमिलर हो जाता है आंसर, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं ये हो सकता है। जैसे इसमें ही देखो स्वर लिखा हुआ है, वहां पे साउंड बॉक्स बोल रहा है, तो हो गया ना थोड़ा थोड़ा। वैसे हर चीज हर किसी को याद नहीं होता है, इसीलिए इंसान को अपना कॉमन सेंस हमेशा लगाना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए, एल्गोरिदम लगा के चलना चाहिए। द लैरिंग्स कंटेन्स वोकल कॉर्ड दैट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड, यानी कि स्वर यंत्र में मुखर रज्जु यानी कि वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं। द ह्यूमन राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लोब्स? तो जो ह्यूमन का जो राइट वाला लंग होता है, लेफ्ट नहीं, मेरा इधर किधर है, ये लेफ्ट है, मेरा इधर राइट है, ठीक है। राइट लंग, ठीक है। मानव दाहिना फेफड़ा कितने पालियों में यानी लोब्स में विभाजित होते हैं? कितना? लोब्स की बात कर रहा है। लंग्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा राइट लंग लेफ्ट लंग, तो आपको ये चीजें पता होंगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। द राइट लंग्स हैज 3 lobes while द लेफ्ट लंग हैज 2 lobes, ठीक है। जो लेफ्ट लंग होते हैं उसमें 2 ही लोब होता है और जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब होता है। टू अकोमोडेट द हार्ट, यानी दाहिने फेफड़े में 3 पालियां होती हैं, जबकि बाएं फेफड़े में हृदय को जगह देने के लिए 2 पालियां होती हैं, क्योंकि उस तरफ लेफ्ट साइड में हार्ट भी होता है ना, उसको स्पेस देता है। अल्वेओली आर द प्राइमरी साइट्स फॉर, अल्वेओली किसके प्राथमिक स्थल हैं? अल्वेओली किसके प्राथमिक स्थल हैं? ब्लड फिल्टरेशन, रक्त निस्पंदन, गैस एक्सचेंज, गैस विनिमय, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन यानी कि पोषक तत्वों का अवशोषण, एंजाइम सिक्रेशन यानी कि एंजाइम स्राव। अच्छा एक बात बताओ, अल्वेओली कहाँ पढ़े हो? अल्वेओली हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, लंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हार्ट के बारे में, उधर ही हम अल्वेओली पढ़ रहे हैं, तो हम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, एंजाइम सिक्रेशन या फिर ब्लड फिल्टरेशन रख सकते हैं फिर भी, बट ये दोनों का तो बिल्कुल ही काम नहीं है, बिल्कुल ही काम नहीं है सी और डी वाले ऑप्शन का, है ना। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसका आंसर क्या बन रहा है? गैस को एक्सचेंज करना यानी गैस विनिमय करना, है ना, जो कि इसका आंसर भी है। Alveoli are tiny air sacs where oxygen enters the blood and CO2 leaves it.
है ना। अल्वेओली छोटे वायु कोश है जहां ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है, ब्लड में एंटर कर रही है, और CO2 क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। चलो, what is the approximate total surface area of alveoli in a healthy adult human? What is the approximate total surface area of alveoli in a healthy adult human? टोटल सरफेस एरिया अल्वेओली का पूछ रहा है कोई एक एडल्ट ह्यूमन में, मतलब कि एक स्वस्थ वयस्क मानव में अल्वेओली का अनुमानित कुल सतह क्षेत्र क्या है। कुल सतह क्षेत्र यानी कि टोटल सरफेस एरिया 10 से 20 मीटर स्क्वायर, 40 से 50, 70 से 100 और 150 से 200। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 से 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एडल्ट में जो एडल्ट होते हैं मानव यानी मानव किसी का नाम नहीं, मानव यानी ह्यूमन, मनुष्य। तो जो एडल्ट होते हैं उनमें जो अल्वेओली का जो सरफेस एरिया जितना वो लेता है वो कितना, 70 से 100 मीटर स्क्वायर। चलो, द वास्ट नंबर ऑफ अल्वेओली प्रोवाइड्स अ मैसिव सरफेस एरिया रफली द साइज ऑफ टेनिस कोर्ट फॉर इफिशिएंट डिफ्यूजन, है ना। अल्वेओली की विशाल संख्या कुशल प्रसार के लिए एक विशाल सतह क्षेत्र लगभग एक टेनिस कोर्ट के आकार का प्रदान करती है। अब इतना समझ में आया, उतना तो तुम भी नहीं हो तेज। समझा भी लो तो समझो नहीं तुम। चलो, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम, अच्छा जब हम इनहेल करते हैं ना, ऐसे ये जो सांस लेना ऐसे छोड़ना जो चीजें होती हैं, है ना, इनहेल एक्सहेल, है ना। इनहेल मतलब सांस लिया, एक्सहेल यानी कि सांस को छोड़ा, तो वो चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो डायफ्राम होता है वो ऊपर या कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है ना, इस तरीके से होता है। अगर समझो कि ये तुम्हारा लंग्स, बहुत गंदा बनाती हूँ मैं उतना, और नीचे जो होता है ना, ये जो नीचे बना होता है उसी को हम डायफ्राम कहते हैं। यानी कि अंतः श्वसन इनहेलेशन के दौरान डायफ्राम का क्या रोल रहता है वो पूछ रहा है आपसे, है ना। तो क्या बोलता है, रिलैक्सेस एंड बिकम्स डोम शेप्ड, स्थिर हो जाता है और गुबंद के आकार का हो जाता है। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटेंस, यानी संकुचित होता है और चपटा हो जाता है। तीसरा क्या है, एक्सपेंड अपवर्ड, ऊपर की ओर फैलता है। चौथा क्या है, रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। तो अपरिवर्तित तो नहीं रहेगा, बिकॉज क्या, हम सांस ले रहे हैं और उसका उससे कनेक्शन है डायफ्राम का, तो बिल्कुल उसमें चेंजेस आएगी। तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है कि अनचेंज्ड वाला, कि उसमें चेंजेस ही नहीं होंगे, चेंजेस उसमें होंगे। तो आपको ये तीनों में से बताना है कि क्या होगा। सी ऑप्शन क्या है, एक्सपेंड अपवर्ड, ऊपर की ओर फैलता है। ऊपर की ओर फैल के कहाँ जाएगा, जगह है। अगर समझो यहाँ पे डायफ्राम है, ऊपर की ओर फैल के कहाँ जाएगा, तो उस तरीके से तो नहीं हो सकता है, तो सी भी गलत हो जाता है हमारा। फिर बचा ए और बी। तो रिलैक्स एंड बिकम्स डोम शेप्ड, तो जब हम इनहेल करते हैं ना तब वो रिलैक्स नहीं करता है, जब हम एक्सहेल करते हैं तब वो रिलैक्स करता है। जब हम इनहेल करते हैं तब वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटेंस, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Contraction of the diaphragm increases the volume of the thoracic cavity, pulling air in, यानी कि डायफ्राम का संकुचन वक्ष गुहा, यानी कि थोराइक कैविटी की बात हो रही है, उसी को वक्ष गुहा बोला जा रहा है, कि आयतन को यानी वॉल्यूम को बढ़ाता है, जिससे वायु अंदर खींचती है, जिससे कि हवा हम अपने लंग्स में जाती है, हमारे हम लेते हैं सांस। ठीक है, चलो, टाइडल वॉल्यूम यानी कि टीबी इन अ हेल्दी ह्यूमन एट रेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली, विश्राम की स्थिति में एक स्वस्थ मनुष्य में ज्वारीय आयतन यानी कि टाइडल वॉल्यूम लगभग कितना होता है, 500 मिलीलीटर, 1200 मिलीलीटर, 2500 मिलीलीटर या 6000 मिलीलीटर। मिलीलीटर इससे कुछ याद आ रहा है, सेंटीमीटर मिलीलीटर से मुझे एक चीज याद आ रही है, पता है क्या, 3 इडियट्स वाली मूवी में देखा था,
एक ना काम करने वाला रहता था, उसका पहले वो छोटा था, उसका नाम रखा था मिलीलीटर, फिर वो बड़ा हुआ, उसका नाम रख दिया सेंटीमीटर, फिर वो और बड़ा, उसका नाम है किलोमीटर। क्या था भाई? हाँ, टाइडल वॉल्यूम यानी टू बी इन हेल्दी ह्यूमन एट रेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली, यानी विश्राम की स्थिति में एक स्वस्थ मनुष्य में ज्वारीय आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम पूछ रहा है, तो लगभग कितना होता है? तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है लगभग? कितना होता है लगभग? तो 500 उड़ाओ। टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ज्वारीय आयतन सामान्य श्वसन के दौरान ली गई छोड़ी गई वायु का आयतन है। The volume of air that remains in the lungs even after a forceful expiration is called, यानी कि क्या बोल रहा है? बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रहने वाली वायु की आयतन को क्या कहा जाता है? क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल, मतलब हम जो हमारे लंग्स में हवा बच जाती है ना, जो बची हुई हवा होती है, सांस होती है, जिसको हम एक्सपिरेशन के बाद भी नहीं वो निकल पाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि ज्वारीय आयतन, जैविक क्षमता, अवशिष्ट आयतन या अंतः श्वसन क्षमता, कैपेसिटी। मेरा क्या होगा? खांसी ठीक नहीं हो रहा, तो इसको हम बोलते हैं ना, रिसाइड कर गया ना उतना, तो रिसीडुअल वॉल्यूम कहेंगे हम। क्या कहेंगे? रिसीडुअल वॉल्यूम, यानी कि अवशिष्ट आयतन, रिसीडुअल वॉल्यूम। ओके, अभी ना मैं कुछ बोलने वाली थी, कोई सम लाइक स्टोरी ऑन दिस, बट अभी रहने दो, याद नहीं आ रहा अच्छे से। रेसिडुअल वॉल्यूम अप्रॉक्स कितना है? 1100 से 1200 मिलीलीटर। कभी कभी इंग्लिश ही नहीं आने लगती मेरे को। प्रिवेंट्स द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग, यानी कि अवशिष्ट आयतन लगभग 1100 से 1200 जो मिली होता है, फेफड़ों को पिचकने से रोकता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज? जो हवा बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसाइडल वॉल्यूम। हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं भी भूल गई। अवशिष्ट आयतन। The breathing rate in an average sorry, the breathing rate in an average adult human at rest is, विश्राम की स्थिति में एक औसत वयस्क मानव में श्वसन दर होती है कितनी? ब्रीदिंग रेट बतानी है आपको। क्या बताना है? ब्रीदिंग रेट बतानी है। किसकी बतानी है? इन एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन एट रेस्ट है, विश्राम की स्थिति में एक औसत वयस्क मानव की श्वसन दर क्या होती है? मतलब हम रेस्ट कर रहे हैं, फिर हमारा जो ब्रीदिंग रेट होगा वो नॉर्मली क्या होगा? तो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। क्या हो जाएगा? एवरेज ब्रीदिंग रेट इज 12 to 16 और 15 to 18, दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है। ब्रीथ पर मिनट अंडर नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, द प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज, श्वसन झिल्ली के माध्यम से गैसों के प्रसार को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक क्या है? क्या हो जाएगा? द प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या बोल रहा है? प्राइमरी फैक्टर है ना, यानी कि श्वसन झिल्ली के माध्यम से गैसों को प्रसार को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की बात हो रही है, अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, उसका प्राइमरी फैक्टर क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि आंशिक दबाव प्रवणता, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस यानी गैसों की घुलनशीलता, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली की मोटाई, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस,
डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसन झिल्ली के माध्यम से गैसों को प्रसार को प्रभावित करने वाला, प्रसार को प्रभावित करने वाला, अफेक्टिंग, जो भी है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, है ना। तो उस चीज को डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि डिफ्यूज हो जाना, मिल जाना, है ना। प्राइमरी जो उसको अफेक्ट कर रहा है, उसको अफेक्ट कर रहा है, डिफ्यूजन को अफेक्ट कर रहा है। तो क्या क्या अफेक्ट कर सकता है? ये हो सकता है कि पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट हो सकता है, यानी आंशिक दबाव प्रवणता हो सकता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि गैसेस उसकी सॉल्युबिलिटी डिफ्यूजन पे अफेक्ट करेगी। अगर आपने थोड़ी भी केमिस्ट्री भी पढ़ी है ना, तो भी आपको ये चीज समझ में आएगी। उसके बाद क्या होगा? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, हाँ ये भी अफेक्ट करेगा ही, है ना। तो डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द प्रेशर डिफरेंसेस, गैस सॉल्युबिलिटी एंड मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज। ये आपको याद रखना है। डिफ्यूजन किस किस पे डिपेंड करता है? तो प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, गैस सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, और मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है। ओके, एक काम करते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना। कल हम क्या करेंगे कि कल हम ना पूरा ये बायोलॉजी खत्म कर देंगे, लास्ट कुछ नहीं बचेगा कल फिर करने को। ओके, बायोलॉजी खत्म कर देंगे, फिर कुछ इम्पोर्टेंट 100% गारंटेड वाला क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आपके लिए, एसआई वाले एग्जाम के लिए भी और एडीओ के लिए भी। एसआई वाले एग्जाम में तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टिव, जिसको रिवाइज करके ऐसा लगे कि नहीं उसमें से भिड़ना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, वैसे वाले लेकर के आएंगे। बस कल भर ये पूरा खत्म करने दो बायोलॉजी को, लास्ट। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, थोड़े बहुत और हैं, बस करा के। बाकी तो आप खुद से पढ़ो, हम भी खुद से पढ़ेंगे, तुम भी खुद से पढ़ोगे। हम आपको जितना हो सके उतना दे पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं। और आपको और भी चीज़ें देखनी है ना, तो फिर आपको जाना पड़ेगा ऐप पे, है ना। वैसे तो हम यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना। अभी जिन बच्चों के लिए बोर्ड के एग्जाम्स है ना, उन बच्चों के लिए भी देखना है। और अभी बहुत सारी वैकेंसीज, अभी बीपीएससी में आई थिंक सो कि 2 वैकेंसी और भी आई है अभी। आप एक बार व्यू कर लेना जा करके, चैनल पे भी उसका हमने अपडेट कर दिया है, तो एक बार व्यू कर लेना उस पर भी जाके, ठीक है। और बस तैयारी करो, देखो यूपीएसआई का भी फॉर्म तो है, यूपी वाले तो भरते ही हैं, आप भी भरोगे ही एसआई वाला। और ये वाला एग्जाम तो बस 7 दिनों में पूरा जज हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो अच्छे से पढ़ो, एग्जाम निकालने की पूरी तैयारी करो, टाइम वेस्ट मत करना इधर उधर किसी भी चीज़ में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, विल मीट सून, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।